ये कहानी है 2003 में हुए 30,000 करोड़ के स्कैम की, जिसके पीछे का मास्टरमाइंड एक फल बेचने वाला अब्दुल करीम तेलगी, जिसने इंडिया के साथ 30,000 करोड़ का स्कैम किया। और हैरानी की बात तो तब हुई जब इसमें बड़े बड़े अफसर और पॉलिटिशियंस का नाम आया और सरकार को न चाहते हुए भी इस स्कैम को लीगल करना पड़ा। कौन था ये अब्दुल करीम? जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई? कौन था ये अब्दुल करीम तेलगी, जिसने 11 सालों तक बिना किसी रोक टोक के इस स्कैम को अंजाम दिया? साल 1961 में तेलगी का जन्म कर्नाटक के छोटे से शहर कानपुर में हुआ था। जब 7-8 साल का था तभी उसकी पिताजी की डेथ हो गई थी। पिताजी की डेथ हो जाने के बाद परिवार में कोई खर्चा उठाने वाला था नहीं, तो इसीलिए तेलगी और उसके भाई ने मिलकर रेलवे स्टेशन पर एक फल बेचने का काम शुरू किया। लेकिन इसी दौरान तेलगी ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। तेलगी सुबह स्कूल जाता और दोपहर को फल। तेलगी को एजुकेशन पे बहुत विश्वास था, इसीलिए तेलगी ने सन 1984 में होपटे कॉलेज से बीकॉम की डिग्री हासिल की। वो काम ढूंढने के लिए मुंबई चला गया। मुंबई में तेलगी ने एक कंपनी में सेल्समैन का काम किया। उसकी सैलरी थी 3800। दिक्कत यही थी कि तेलगी से वो काम हो नहीं पा रहा था, इसीलिए तेलगी को कंपनी ने बाहर निकाल दिया। उसके बाद तेलगी ने एक लॉज पे मैनेजर के तौर पे काम किया। 1987 में जब तेलगी की शादी हो जाती है तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं, तो मुंबई में तो काम चल नहीं पा रहा था, तो तेलगी सीधा सऊदीया पहुंच जाता है। तेलगी को तो थोड़े समय में बहुत सारे पैसे कमाने थे, तो तेलगी सऊदीया से वापस मुंबई आ जाता है। मुंबई वो खाली हाथ नहीं आता, एक बड़े बिजनेस प्लान के साथ आता है। उस समय अगर किसी को भी इंडिया से बाहर जाना होता तो ट्रैवल एजेंट्स की मदद से वो बाहर जाना बहुत। यही था तेलगी का बिजनेस है। उस समय मार्केट में कंपटीशन भी ज़्यादा थी, तो किसी ना किसी तरह क्लाइंट्स लाने थे, तो तेलगी ने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लोगों को इंडिया से बाहर भेजना शुरू कर दिया। तेलगी का इस तरह का बिजनेस अच्छे से चलता रहा और इस दौरान तेलगी ने बहुत सारे पैसे भी कमा लिए थे। तेलगी का ये बिजनेस भी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिका। डॉक्यूमेंट्स की कंप्लेंट थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मामला तो इंटरनेशनल था, तो पुलिस भी तुरंत काम पर लग जाती है। इसी दौरान तेलगी ने भी अपने क्लाइंट से पैसे ले लिए। उनका इमिग्रेशन अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो वो जो क्लाइंट होते हैं वो तेलगी के खिलाफ कंप्लेन कर तेलगी के खिलाफ पुलिस कंप्लेन होती है। 1993 में तेलगी को जेल होती है। तेलगी की लाइफ चेंज होने वाली थी। जब तेलगी जेल पहुंचा तो उसकी मुलाकात हुई रतन सोनी से, जो कि रेवेन्यू स्टैम्प पेपर बेचने के जुर्म में सजा काट रहा था। तेलगी और सोनी को एक ही जेल में रखा गया था, तो तेलगी और सोनी के बीच अच्छी खासी दोस्ती बन जाती है। अभी सोनी तेलगी को स्टैम्प पेपर सर्जरी के बारे में बताता है। क्या होता है, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूंगी। इंडिया में जब कोई प्रॉपर्टी खरीद के ऑर्डर पास होते हैं तो उसको लीगली बनाने के लिए एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जिसको स्टैम्प पेपर कहते हैं। स्टैम्प पेपर 10, 20, 50, 100, 500, 1000 तक के भी होते हैं। तेलगी को बताता है कि देश का सबसे पिछड़ा हुआ डिपार्टमेंट स्टैम्प पेपर डिपार्टमेंट है, जो कि उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता। सोनी के पास तो ऑफिसर्स और गवर्नमेंट का भी साथ था, तो पकड़े जाने का भी चांस नहीं था। आ जाता है 1994 में, जब तेलगी और सोनी दोनों ही जेल से छूट जाते हैं, बाहर आके अपना बिजनेस शुरू करते हैं। दिक्कत ये थी कि स्टैम्प पेपर को बेचने के लिए एक लाइसेंस चाहिए होता था, वो ऐसे ही किसी को लाइसेंस नहीं मिलता था। ऊपर से लाइसेंस खरीदने के लिए लंबी लाइन भी लगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अनिल गोटे से जाके मिले। गोटे इस वक्त इन्फ्लुएंसर हुआ करता था, वो किसी भी तरह से पॉलिटिक्स में घुसना चाहता था, तो उसने क्या किया, होम मिनिस्टर विलासराव देशमुख से सिफारिश लगाई और तेलगी को लाइसेंस दे दिया। एक्चुअली में राधेश्याम मुलावर से तेलगी को एक ऐसा लाइसेंस मिला जिसे वो किसी भी तरह के स्टैम्प पेपर बेच सकता था। मुलावर के साथ रहकर ये भी समझ जाता है कि कैसे बनते हैं ये स्टैम्प पेपर, कैसे एक्सपोर्ट किए जाते हैं और किस किस कंपनी को इसे बेचे जाते हैं। इसी दौरान इन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। यहाँ पर तेलगी का बिजनेस ग्रो कर रहा था और वहाँ पर मुलावर की जेब मोटी हुई। इन दोनों में कुछ बातों को लेकर अनबन हो गई और उनकी दोस्ती टूट गई। मुलावर ने तेलगी का लाइसेंस रद्द करवा दिया और यहाँ पर के पुलिस केस भी किया। तब तो वो इतने पैसे बना चुका था, ऊपर से लेकर नीचे तक के सारे ऑफिसर उसको अपनी जेब में रखा। पर तेलगी का लाइसेंस तो रद्द हो गया था, तो उसने क्या किया, अलग अलग शहर में अलग अलग कंपनियां खोली। वो लोग होते थे जिनके पास पर्टिकुलर स्टैम्प पेपर बेचने के लाइसेंस हुआ करते। कंपनियां तो चालू कर दी, लेकिन उनमें नकली स्टैम्प पेपर बनाने के लिए सप्लायर्स भी होने चाहिए। क्या करता है, नासिक के इंडिया सिक्योरिटी प्रेस के पास चला होता था कि जो मशीन पुरानी हो जाती थी उसको डिसमेंटल करके आगे भेजा जाता। उस वक्त आईएसपी का मैनेजर था गंगाराव प्रकाश, उससे तेलगी ने अच्छी खासी दोस्ती बनाई। तेलगी जो पुरानी मशीनें होती थी वो अपने ही कंपनी के एम्प्लॉय द्वारा खरीद पुरानी मशीन को पूरी तरीके से असेंबल करके इससे नकली स्टैम्प पेपर को छापने लगे। स्टैम्प पेपर को छापने के लिए
जो और चीज़ें चाहिए, इंक, बॉन्ड पेपर, डाई, ये सब चीज़ें भी उसको आसानी से मिल जाए। यहाँ पर ज़्यादा पैसे कमाने के लिए एक अच्छी सी टीम की ज़रूरत थी। तो तेलगी क्या करता है, 300 प्लस MBA स्टूडेंट्स को अपनी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय के तौर पर काम करवाता है। तो अच्छी बन चुकी थी, अब वक्त होता है प्रोडक्शन का। क्या करता है, किसी भी एक बंदे को लेता है, उसको 5-6 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। बंदा क्या करता है, अलग अलग कंपनी में जाकर स्टैम्प पेपर को प्रमोट करता है। तो कोई कंपनी खरीद नहीं रही, तेलगी ने क्या किया, मार्केट से बल्क क्वांटिटी में और डिस्काउंट के साथ देने शुरू करने के ओनर को सिंपल यही लगा कि ये लोग स्टैम्प पेपर को चोरी करके आए। उस समय मार्केट में स्टैम्प पेपर की भी शॉर्टेज थी। कंपनी ने बिना कुछ सोचे समझे ही स्टैम्प पेपर खरीदने शुरू कर दिए। तो अब तेलगी का धंधा तो काफ़ी अच्छे से चल रहा था, लेकिन उस दौरान तेलगी ने इतने पैसे कमा लिए कि जैसे कि वो पैसों में नहा रहा था। तेलगी ने एक पब डांसर पर 93 लाख रुपये खर्च कर दिए। और यही वक्त था जहाँ से तेलगी का बुरा वक्त शुरू। पुलिस ऑफिसरों को हर महीने रिश्वत तो देता था, लेकिन जब पब डांसर वाली बात पुलिस वालों ने सुनी तो वो प्रॉफिट में हिस्सा मांगने लगे, जिससे तेलगी ने साफ मना कर दिया। तो धीरे धीरे फेक स्टैम्प पेपर की कंप्लेन बढ़ने लगी। तो घूम फिर के बाद सीधी तेलगी पे आती थी, क्योंकि इस खेल का मास्टरमाइंड तेलगी था। तेलगी के खिलाफ लंबे समय तक पुलिस को कोई एविडेंस हाथ में नहीं आया। उसके बाद तेलगी पे 2 केसेस हुए, और ये सबको सामने लाने के लिए मिस्टर जयंत टिनेकर का सबसे बड़ा हाथ रहा। तेलगी एक ही शहर के थे। तेलगी का परिवार काफ़ी गरीब था, वहाँ पर जयंत का परिवार काफ़ी ठीक ठाक था। तो टिनेकर को लगने लगा कि तेलगी तो ऐसा क्या कर रहा है जो इतने सारे पैसे कमा रहा है। तो टिनेकर ने उसके ऊपर नज़र रखना शुरू कर। टिनेकर होता है वो पुलिस के पास जाता है और पुलिस कंप्लेन करता है, लेकिन यहाँ पर एक्शन नहीं लिया, यहाँ पर तो बात नहीं बनी। तो टिनेकर क्या करते हैं, ओपोजिशन पार्टी के लीडर येडुरप्पा के पास चले जाते। ओपोजिशन पार्टी ने ये बात मीडिया में उछाली तो ये पॉलिटिकल मुद्दा बन गया था, पर एक्शन लेना जरूरी हो चुका था। और इन चीज़ों को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई जाती है। वो तेलगी के हर एक आदमी को एक एक करके पकड़ते हैं, लेकिन तेलगी फरार हो चुका था। तो कुछ दिनों बाद टिनेकर के द्वारा पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि तेलगी अजमेर आने वाला है। 7 नवंबर 2001 के दिन बेंगलुरु पुलिस के ACP GA बाबा अजमेर शरीफ पहुंचते हैं और तेलगी को अरेस्ट कर लेता है। शीट फाइल होती है और तेलगी के ऊपर मुकदमा शुरू हो जाता है। तेलगी का किस्सा यहीं पर खत्म नहीं होता। तेलगी को बेंगलुरु जेल में रखा जाता है और यहाँ पर से मोबाइल के जरिए वो पूरा धंधा ऑपरेट कर रहा होता है और उसकी मदद करते हैं जेल के सुपरिटेंडेंट जया सिंह। कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब तेलगी के किसी आदमी का मर्डर हो जाता है। फिर महाराष्ट्र पुलिस 27 अक्टूबर 2002 को तेलगी की पुलिस कस्टडी मांगती है। तो उसका केस तो रीओपन होता है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट तो पूरा तेलगी के जेब में था, तो इंक्वायरी करने पर भी कुछ हाथ में नहीं आने वाला था। तो इसलिए 2003 में अन्ना हजारे इस केस को लेकर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करते हैं। उसके बाद ही ये CBI के हाथों केस लगता है और ये केस रफ्तार पकड़ता है और इसके बाद एक पुलिस ऑफिसर नेताओं का भी नाम आने लगता है। तो फाइनली तेलगी के फेक स्टैम्प पेपर पे अब लग चुका था ताला, लेकिन तेलगी के साथ जो काम करने वाले ऑफिसर्स और नेता थे उनको सजा काफी कम सुनाई। स्कैम है पूरे 11 सालों तक चला। तो इन 11 सालों में कई लीगल काम हुए, जो लीगल काम हुए थे वो भी जीरो हो जाते को ना चाहते हुए भी इस स्कैम को लीगल करना पड़ा। 23 अक्टूबर 2017 में पुलिस कस्टडी में विक्टोरी हॉस्पिटल करीम तेलगी ने अपनी आखिरी सांस ली। पुलिस का कहना है कि डायबिटीज के कारण की मौत हुई। लोग ऐसा भी कहते हैं पॉलिटिशियन इश्यू के कारण तेलगी की मौत हो गई, लेकिन ये अभी तक कोई नहीं जान पाया कि तेलगी की मौत आखिरकार कैसे हुई।